चलो भाई, कल आपने बैक बॉन्ड पढ़ा था। बैक बॉन्ड के बाद हाइब्रिडाइजेशन और वो सब वाले क्वेश्चंस किए थे, बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चंस किए थे। तो बैक बॉन्ड से डायरेक्ट डेफिनेशन या वैसा क्वेश्चंस कम आते हैं, रेयर आएगा भी तो वो 4 लाइन जो लिखवाया हुआ डेफिनेशन में वही आएगा। क्वेश्चंस आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो हमने लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर। मैंने NCL3 कराया था, वो कुछ और दे देगा वही उसी टाइप का आएगा। आज बैक बॉन्ड के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला बॉन्ड है वो है बनाना बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 बार आएगा, आपको 2 बार पढ़ना है पूरा पूरा। पहला आपको अभी पढ़ना है और दूसरा आपको पी ब्लॉक के अंदर पढ़ना है। पी ब्लॉक के अंदर बोरोन फैमिली में दोबारा आता है ये। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पास बनाना बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। एक एक करके समझते हुए चलते हैं। बनाना बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। अब देखो ये भी क्या होता है, जैसे हमने बैक बॉन्ड में पढ़ा था, जैसे बैक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि हाइपोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइपोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की कमी है और उस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए पड़ोसी एटम से लोन पेयर लेता है और इसी को बैक बॉन्ड कह रहे थे। कल हमने यही पढ़ा था। BF3 में हाइपोवैलेंट है, ऑक्टेट की कमी थी और ऑक्टेट की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए फ्लोरीन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। मान लो हर जगह बैक बॉन्ड थोड़ी हो सकता है। कल हमने कंडीशन भी लिखवाया था कि डोनर एटम सेकंड होगा तो ही आप कर सकते हो बैक बॉन्ड। मान लो BCl3 हो, इन केस ऑफ BCl3 अब क्या आप कैसे करोगे? इसमें तो बैक बॉन्ड लगा नहीं सकते, इसमें तो डोनर एटम क्लोरीन है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड वाला बैक बॉन्ड हो नहीं सकता। तो ये कैसे स्टेबल होंगे? कुछ कंपाउंड थे जो कल हमने पढ़ा था बैक बॉन्ड से स्टेबल हो जाएंगे, जिसमें डोनर एटम सेकंड पीरियड का है, एक्सेप्टर सेकंड या थर्ड पीरियड में से कुछ भी हो सकता है। मान लो ये हो तो कैसे स्टेबल होगा? सिमिलरली मान लो डोनर एटम ही ना हो, मान लो मैंने बना दिया BH3, अब यहां डोनर एटम ही ना हो तो कैसे स्टेबल होगा? तो अगर बैक बॉन्ड नहीं होगा तो स्टेबल होने का 2 तरीका है, या तो पॉलीमर बनना या तो डाइमर बनना। अगर बैकबोन बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करके BF3 में जैसे स्टेबल हुआ था हो जाएगा। लेकिन अगर BF3 जैसा नहीं बन रहा है, बैकबोन जैसी कंडीशंस नहीं बन रही है, तो बैकबोन जैसी कंडीशन अगर नहीं बन रही है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है पॉलीमर या डाइमर बनाना। अगर बैकबोन से स्टेबिलिटी ना हो तो डाइमर बना के स्टेबिलिटी होती है। ये जो बैक बॉन्ड और बनाना बॉन्ड है ये डाइमर ही बनाता है, पॉलीमर ही बनाता है। बैक बॉन्ड या बनाना बॉन्ड डाइमर पॉलीमर कैसे बनाता है अभी बोर्ड पे ध्यान से देखना। जैसे यहां पे BCl3 है, मैंने क्या किया, ये Cl और Cl बॉन्ड एज इट इज रख दिया। इस Cl बॉन्ड को मैंने थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया, बस उसने मैंने क्या किया, बस बॉन्ड को थोड़ा सा एंगल बदल लिया। अब मैं एक और BCl3 का बॉन्ड, एक और BCl3 का मॉलिक्यूल ले आता हूं, इसके पास भी 3 क्लोरीन होंगे, मैंने तीसरा क्लोरीन नीचे की तरफ बना दिया। अब दोनों बोरोन को देखो, दोनों बोरोन के पास अभी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 3 बॉन्ड, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छी बात है। अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बस लोन पेयर की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं से मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, चूंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्ड नहीं बना सकता, अपने मॉलिक्यूल में नहीं डोनेट सकता, बट बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को तो डोनेट कर ही सकता है। सिमिलरली इस क्लोरीन से पूछोगे, यहां पे 3 लोन पेयर है, अब 3 लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे ही सकता है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकता है। अब देखो, अब दोनों बोरोन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, बट सामने वाले क्लोरीन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या दोनों बोरोन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? अब देखो, ये एक मॉलिक्यूल के बदौलत नहीं हुआ है, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है डाइमराइजेशन। डाइमर हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो रहा है। तो ये पहला मॉलिक्यूल था और ये दूसरा मॉलिक्यूल था, दोनों मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। पहले वाले का क्लोरीन दूसरे वाले के बोरोन को दे रहा है बॉन्ड, उसी तरह दूसरे वाले का क्लोरीन पहले वाले बोरोन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर इस टाइप का बॉन्ड हो, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो, इसी को बोलते हैं बेटा डाइमेराइजेशन।
दो मॉलिक्यूल मिलके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, डाइमर बन गया। यहां तक बात ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको क्लोरीन के पास लोन पेयर दिख रहा है, सब सही लग रहा है, डाइमर बन रहा है। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे करते हैं, BH3 में कैसे स्टेबल होगा? BH3 में तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं। अगर मान लो डाइमर बनाते हैं, मान लो एक केस एग्जांपल लेके बताता हूं मैं कि डाइमर बना दिया मान लो। अब BH3 में दोनों बोरोन के पास तो 6-6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब कोई लोन पेयर तो नहीं है। जैसे क्लोरीन सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर था तो आगे डोनेट हो गया, वहां तो हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम में वहां लोन पेयर है ही नहीं, वहां कैसे डोनेट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां लोन पेयर नहीं है लेकिन बॉन्ड पेयर तो है ना बोरोन हाइड्रोजन का। यहां बॉन्ड पेयर बेटे इस बोरोन को डोनेट होता है, पहले वाले BH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर इसको डोनेट होता है और इसका बॉन्ड पेयर इसको डोनेट हो जाता है। तो पहले से 6-6 इलेक्ट्रॉन थे, अब बॉन्ड पेयर यहां ये वाला बॉन्ड पेयर इसको डोनेट हो गया, यानी कि इसके पास 8 हो गया। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड पेयर इसको डोनेट हो गया, यानी कि इसके पास भी 8 हो गया। अगर आपके पास सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन लोन पेयर नहीं है, उस केस में बॉन्ड पेयर होगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो सिंपली बॉन्ड पेयर को डोनेट करा दोगे। अब एक बहुत सवाल आता है आपके मन में कि भाई अगर मान लो यहां से बॉन्ड पेयर डोनेट हो गया तो इसके पास कम हो जाएगा, है ना, ये क्यों देगा? तो बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली डोनेट नहीं करता है। बॉन्ड पेयर कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा होता है। बॉन्ड पेयर बेटा शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे में, तो बॉन्ड पेयर ऐसा नहीं कि पूरा पूरा यहां से उठ के यहां चला जाएगा, वो केस नहीं होता है। बॉन्ड पेयर बेटे कभी इस बॉन्ड में, कभी आगे वाला, कभी यहां, फिर आगे वाले में, फिर इधर, फिर इधर। तो बॉन्ड पेयर बेटे फ्लक्चुएट होते रहते हैं एक दूसरे बॉन्ड में। इस तरह से इसको फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड्स बोला जाता है। ये जो डाइमर बन रहा है ये भी तो डाइमर है, पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मिलके बेटा स्टेबिलिटी आ रही है तो डाइमेराइजेशन ही बोलेंगे। डाइमेराइजेशन यहां भी हुआ, डाइमेराइजेशन वहां भी हुआ। यहां लोन पेयर की मदद से डाइमेराइजेशन हुआ है, सराउंडिंग एटम का लोन पेयर, वहां बॉन्ड पेयर की वजह से डाइमेराइजेशन हुआ है। दोनों जगह डाइमेराइजेशन है, दोनों जगह ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहां पे जो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, वो कुछ टाइम के लिए, जब ये बॉन्ड पेयर यहां है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जब यहां चला जाएगा तो इसका कंप्लीट है, यहां है इसका कंप्लीट है, यहां है इसका कंप्लीट है। तो बेटा ये क्या होता है, डांसिंग एक तरह से बॉन्ड बना रहा होता है, कभी इस बोरोन के पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, पेंडुलम की तरह बॉन्ड बनता रहता है। वो बॉन्ड पेयर कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है। ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, अभी बताऊंगा क्या होता है इसको, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड इसको बोला जाता है। अच्छा, ये वाला फ्लक्चुएटिंग नहीं है, इसमें तो बॉन्ड पेयर कोई ऐसा नहीं है, ये तो लोन पेयर परमानेंटली डोनेट हो जाएगा, यहां लोन पेयर परमानेंटली डोनेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको बनाना बॉन्ड बोला क्यों गया, और एक्चुअली यही रीजन है। ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये बनाना शेप का बन रहा है ना, इसीलिए बेटा इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, नो अदर रीजन। ये बॉन्ड जो बन रहा होता है, एक ऊपर की तरफ से बनाना दिख रहा होगा और सेम नीचे की तरफ से भी आपको एक बनाना शेप का दिख रहा है, और ये जो बना दिस इज योर, इसी वजह से, मतलब शेप है इस तरह से, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और ब्रिज बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में ब्रिज की तरह काम कर रहा है, या फिर एक एटम और दूसरे एटम के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो ये चूंकि बनाना शेप का बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, चूंकि ब्रिज की तरह काम कर रहा है इसलिए इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, ये जो बनाना शेप है, जो बनाना शेप मैंने बनाया है, उस बनाना शेप में कितने एटम दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं? एक बोरोन और एक क्लोरीन दिख रहा है। तो जितने एटम दिख रहे हैं ना इस बनाना शेप में, उतने ही सेंटर बोला जाता है। बनाना बॉन्ड में एटम को सेंटर बोल देते हैं। तो कितने एटम है इस बनाना बॉन्ड में? 3 एटम है, तो इसको बोल दिया जाएगा 3 सेंटर। एटम को यहां पे सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन तीनों सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 या 4, यही 2 ऑप्शन है, 2 या 4। देखिए ध्यान, ये पूरा बनाना बॉन्ड है, इस पूरे बनाना बॉन्ड में क्या 2 बॉन्ड पेयर भी है और ये लोन पेयर भी है, तो क्या टोटल 4 हो गया ना। तो इस पूरे बनाना शेप में 3 सेंटर है, यानी कि 3 एटम है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं? 4। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बार बार बेटा आपको काउंट नहीं करना है,
एक छोटा सा मैजिक बताता हूं, उससे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ऐसे एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जहां सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, हमेशा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट हो गया तो बेटा वो क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर अगर नहीं है तो इट इज ऑलवेज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, ध्यान से देखना, यहां भी बनाना बना के देखो। तो जब बनाना बनाओगे तो क्या ये 3 एटम आपको नजर आए होंगे? 3 एटम नजर आए ना, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन। अब 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2। 2। यही बॉन्ड पेयर यहां है और यही वाला तो यहां जा रहा है। क्या फ्लक्चुएट कर रहा है? कोई एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी आया है। वही बॉन्ड पेयर कभी यहां, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। तो ये जो बनाना बॉन्ड बना है, इसमें कितने एटम है? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2। इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर आ जाए, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर ना हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बड़ी सिंपल बात है। इसके लिए लिख लीजिएगा कि अगर, अब साथ में लिख लीजिए फिर आगे का लिखवाऊंगा। इस सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर आए तो ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर ना आए, इस सराउंडिंग एटम डू नॉट हैव लोन पेयर, इसको हम लोग बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। शांत। बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड आप कॉपी में 2 डिवीजन करके बनाइएगा। 2 तरह से बनता है, एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। If octet completion is achieved, अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीशन अचीव होता है बाय डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, अगर डाइमर बना के, पॉलीमर वाला केस भी करेंगे, या पॉलीमर बना के, डाइमर या पॉलीमर बना के अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल से यहां काम नहीं चलेगा, अब 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अभी तक जितने हम ले रहे थे वहां पे एक एक मॉलिक्यूल ही लिया था, अब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। इफ ऑक्टेट कंप्लीशन इज अचीव्ड बाय डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीशन जो है वो डाइमराइज होके या पॉलीमराइज होके अचीव हो रहा है, तो फिर इसको ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा BCl3 का, BH3 का, और ये दोनों का आप एग्जाम्पल बना लीजिए, फिर इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं।
हो गया। बनाना बॉन्ड बस इतना समझना कि एक मॉलिक्यूल से यहां ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता है। अभी तक जितने भी आपने ऑक्टेट पढ़ा है सब एक एक मॉलिक्यूल से पढ़ा था। ये इकलौता है जहां पे डाइमर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा। और 2 तरह के बनाना बॉन्ड होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जहां पे सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर ना हो, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जहां पे सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो। अब एक एक करके सारे डिटेल में पढ़ते हैं। बनाना बॉन्डिंग BH6 जो भी हो आपका B2H6 फिर B2Cl6, फिर पॉलीमर पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पलर में है, जो आप लोग छोड़ देते हो, 2 बार आ चुका है, ICl3। ICl3 का डाइमर पढ़ा है NCERT में, अभी पढ़ेंगे। ये टॉपिक होने के बाद बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड एंगल आ जाएगा एक। उसके बाद ऑफिशियली आपका बॉन्डिंग फिनिश होगा। ऑफिशियली मतलब अभी 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है। एक तो डाइपोल है, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर वंडरवाल है। 3 टॉपिक है, मिसलेनियस मतलब छोटे टॉपिक्स हैं। वेक्टर पढ़ लिया है ना आपने? फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड, अच्छा। फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड लिखना है आपको कि वो एक पेंडुलम वाले बॉन्ड। थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक नॉर्मल डिस्कशन करते। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो परमानेंटली ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पे परमानेंटली हो रहा है कोई काम? ये तो थोड़ी देर यहां है, फिर थोड़ी देर यहां, फिर थोड़ी देर यहां, फिर थोड़ी देर यहां, परमानेंटली नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बट नॉट परमानेंटली, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंटरली उसका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, कुछ मोमेंट के लिए, फॉर सम टाइम। जब ये BH बॉन्ड यहां है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे ये BH बॉन्ड यहां गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर यहां आया, इसका कंप्लीट, फिर यहां आया, इसका कंप्लीट। परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मोमेंटरली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे आ जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड है। और इसी में 2 पॉइंट आप ऐड कर लेंगे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जितने भी होंगे वहां पे बेटे ऑल 3C2E बॉन्ड, 3C2E आप समझ ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहे हैं। ऑल 3C2E बॉन्ड्स, एरो लिख के लिखना, मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नॉट परमानेंटली। मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट लिखा जाता है एंड नॉट परमानेंटली। कुछ टाइम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होगा बट परमानेंटली नहीं होगा। मोमेंटरली ऑक्टेट कुछ टाइम के लिए होगा बट नॉट परमानेंटली। तो अच्छा, अगर परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट है। अगर परमानेंटली ऑक्टेट पूरी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब इनकंप्लीट ही तो है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ऑक्टेट इनकंप्लीट ही बोला जाता है। भले ही वो थोड़ी देर के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, बट थोड़ी देर ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी थोड़ी आएगी। हमेशा के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो, जैसे यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसके पास चले गए, तो यहां पे हमेशा के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दिस इज अ परमानेंट, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। यहां पे जब लिखोगे 3C4E, जितने भी बॉन्ड्स है 3C4E, ऑल 3C4E, इसके लिए परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हमेशा हमेशा के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन वहां पे परमानेंटली ऑक्टेट नहीं आता है। परमानेंटली ऑक्टेट नहीं आएगा, इसलिए बेटा इसको बोल देते हैं इनकंप्लीट, ऑक्टेट इनकंप्लीट। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा 3 B2H6
ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। 3C2E जितने भी होंगे वो सब के सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आते हैं। हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट थोड़ी हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ है तो उससे ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट आता है 3C2E। बट 3C4E वो तो हमेशा के लिए लोन पेयर उसको ले लेगा, इसका मतलब परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। तो 3C2E जितने भी होते हैं बेटा वो अनस्टेबल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो 3C4E बेटा स्टेबल होगा, ये नहीं टूटेगा। अब लिखो बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड इन BH3। अब पूरा एक एक मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड डिटेल में। ये तो इंट्रो था, बस हिंट था कि बनाना बॉन्ड होता क्या है। बनाना बॉन्ड में अभी आप पढ़ोगे और 11 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए, उसके अलावा 12वां नहीं पढ़ना है। तो वही 11 पॉइंट आपको एज इट इज बता देंगे और सारा कुछ एक्सप्लेन करके। करें आगे? हो गया ना? लिखो बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड इन B2H6। बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड इन B2H6। B2H6 मॉलिक्यूल के अंदर कैसे बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड हुआ? अब आप लिखोगे नहीं, पहले पूरा समझ लोगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो रटना पड़े आपको, हर कुछ समझ समझ के लिखेंगे। देखो जब वो बात कर रहा है B2H6 का, तो बनाना बॉन्ड बोलते ही दिमाग में क्या जाएगा? ये डाइमर हो रहा होगा। बनाना बॉन्ड बोलते ही दिमाग में आएगा एक मॉलिक्यूल नहीं है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर स्टेबल हो रहे होंगे, तो ये डाइमर हो रहा होगा। तो B2H6 अगर बोल रहा है तो पहले इसका मोनोमर बनाओ, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल बनाओ। तो इसका आधा करोगे तो क्या BH3 बन जाएगा? इसको BH3 होल ट्वाइस लिख ही सकते ना, तो डाइमर चमक गया होगा। तो अब सिंपली आप एक काम करो, BH3 बनाओ। मैंने यहां पे सबसे पहला मॉलिक्यूल बनाया BH3। तो BH3 में मुझे बनाते ही पता चल गया कि 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवैलेंट है। अब जैसे ही हाइपोवैलेंट आपके पास आए तो पहले क्या सोचना है? बैक बॉन्ड। क्या यहां बैक बॉन्ड है? नहीं, डोनर है ही नहीं, तो बैक बॉन्ड नहीं हो सकता। अब बैक बॉन्ड नहीं है तो लास्ट ऑप्शन इज बनाना बॉन्ड। आइए बनाना बॉन्ड के बारे में सोचते हैं। तो बनाना बॉन्ड अकेले नहीं होगा, बनाना बॉन्ड हमेशा डाइमर बनाएगा, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। तो इसके बगल में सेम मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, इसके बगल में सेम मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और हमने यहां पे सेम मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब जब सेम मॉलिक्यूल ले लिया तो देखो इस बोरोन बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले खोजता है ये लोन पेयर। क्या कहीं भी लोन पेयर दिख रहा है? पूरे मॉलिक्यूल पे कहीं भी लोन पेयर है? नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या ये सामने वाले का बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट कर लेगा? तो सामने वाले का बॉन्ड पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। सिमिलरली इसके पास भी ये वाला जो लोन पेयर है, सॉरी बॉन्ड पेयर है, क्या ये इसको एक्सेप्ट हो जाएगा? तो 2 मॉलिक्यूल मिलके डाइमर बनके क्या 6 से 8 हो गए इलेक्ट्रॉन? बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं इसको अब ऐसे बना रहा हूं। ये BH बॉन्ड, BH यहां पे बना दिया, BH यहां पे बना दिया, और BH यहां पे बना दिया, है ना? अब ध्यान से देखना, किताबों में बेटा इसको ऐसे बनाया हुआ है। अब बता सकते हो क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाह रहा है कि ये BH बॉन्ड ही है जो यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। ये जो बॉन्ड पेयर डोनेट होगा पूरा पूरा डोनेट नहीं होगा ना, क्योंकि अगर पूरा डोनेट हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो पूरा डोनेट नहीं होता है, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां। अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था वाले में। तो देखो बॉन्ड पेयर में थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर यहां। तो बेटा ये पेंडुलम की तरह फ्लक्चुएट कर रहा होता है एक दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, कभी इसके पास कभी इसके पास। अब वही चीज यहां पे डॉट से दिखाया गया है कि है तो यही बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन, जो कभी इस बोरोन के पास, कभी इस बोरोन के पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। सिमिलरली ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, ऐसे बेचारा पेंडुलम की तरह एक दूसरे में घूम रहा है। अब इसको दिखाने का एक और तरीका, इसको दिखाने का एक और तरीका, मान लीजिए बेटा मैंने ऐसा एक प्लेन बना दिया। होता कैसा है, नेचर में कैसे मिलता है अभी आपको फील आ जाएगा। नेचर में कैसा मिलता है अभी आपको देखना। ये प्लेन बनाया मैंने,
इस प्लेन में दोनों बोरोन यहां पे पड़े हुए हैं। ये बोरोन के दोनों हाइड्रोजन इसी प्लेन में है। बोरोन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज यहां पे हैं। राइट वाले बोरोन के दोनों हाइड्रोजन इसी प्लेन में, ऐसे ही है। ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ना, ये प्लेन से बाहर निकला होता है। ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये प्लेन से बाहर निकला होता है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला हाइड्रोजन प्लेन से नीचे आ रहा होता है। नीचे वाला हाइड्रोजन प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा होता है। समझ में आया? फील हुआ कैसे ये होता है B2H6 में? जैसे मान लो आपके पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें एक कॉर्नर पे बोरोन है, दूसरे कॉर्नर पे बोरोन है, इस पे बोरोन, इस पे बोरोन है। बोरोन से दो दो हाइड्रोजन साइड वाले जुड़े हुए हैं इसी में, इसी प्लेन में। लेकिन जो हाइड्रोजन जो फ्लक्चुएट कर रहा है, जो हाइड्रोजन दोनों बोरोन के बीच में बन रहा है, वो प्लेन से बाहर हो रहा होता है। जैसे आप बाईसाइक्लो पढ़ते हो, स्पाइरो पढ़ते हो, तो स्पाइरो में तो होता है ना, ऊपर की तरफ से जा रहा होता है। सिमिलरली ये दोनों बोरोन हैं, दो हाइड्रोजन एज इट इज इसी प्लेन में है, और जो हाइड्रोजन है तीसरा वो ऊपर से जा रहा होता है, और जो चौथा हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ से जा रहा होता है। तो यही है, वो वाला हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ से निकल गया, और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से नीचे की तरफ निकल गया। अच्छा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? अभी तो देख लिया, सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर ना हो तो क्या बोल दोगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं। क्या यही बनाना शेप के लिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा? इस बनाना शेप में कितने एटम दिख रहे हैं? तो 3 एटम को 3 सेंटर बोला जाता है। जितने एटम है इस बनाना में उतने ही सेंटर बोले जाएंगे, 3 सेंटर। और इस तीनों सेंटर के बीच में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 ही है ना? यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां 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 ऐसे घूम रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पे आया इसमें। तो ये पहला डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम है। एनसीईआरटी में ये तीनों डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है? कोई भी एग्जाम में आपको देके बनाया जा सकता है, राइट? एक पॉइंट नंबर 1। अब इसके सबसे पहला, ये कितने सेंटर तो लिख देता हूं मैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? ऐसे हाइड्रोजन, बोर्ड पे ध्यान से, ऐसे हाइड्रोजन जो प्लेन में पाए जाते हैं उसको बोला जाता है बेटा टर्मिनल हाइड्रोजन, HT से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे हाइड्रोजन जो प्लेन में पाए जाते हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन जो प्लेन में है वो टर्मिनल हो गए, और जो प्लेन से बाहर निकल गया उसको बोल देते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, HB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन? टर्मिनल हाइड्रोजन इज 4, और आपसे पूछा जाएगा ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब यहीं पे एक सवाल बनता है, हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर देयर इन अ प्लेन? एक प्लेन में कितने एटम्स हैं? 4 या 6? 6 हैं बेटा। 4 तो हाइड्रोजन है, बोरोन भी तो इसी प्लेन में है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम एटम आर देयर इन अ प्लेन? 6। तो ये आपके पास कई बार पूछा गया है। हाँ बेटा, सीटी मत बनो। हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर इन अ प्लेन? तो मैक्सिमम एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे आपके पास 6। मैक्सिमम एटम्स इन अ प्लेन इज इक्वल टू 6। अब देखो, बोला जाएगा हाउ मेनी एटम्स आर आउट ऑफ द प्लेन? 2 ही है, दोनों हाइड्रोजन ब्रिजिंग। तो एटम्स इन अ प्लेन तो 6 हो गए, एटम्स आउट ऑफ प्लेन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एटम्स आउट ऑफ प्लेन 2 हो जाएंगे। अब इसमें रिलेशन एक पूछा जाता है, ध्यान से बोर्ड पे, इसमें रिलेशन पूछा जाता है। एक तो ये वाला BH बॉन्ड है जो प्लेन में है, एक ये वाला, ये सारे जितने भी मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किए हैं ये प्लेन में है। लेकिन ये जो है आपका ब्लू, कोई भी कलर मान लो, कौन सा कलर है ये वैसे? कौन सा? हाँ, ये जो बनाया हुआ है ना BH बॉन्ड, ये BH बॉन्ड बेटा अलग है, ये ध्यान रखना है। अब कौन सा कलर? ग्रीन मान लो इसको। ये लड़कियों की तरह तुमको कैसे कलर याद है यार इतना? चलो अच्छी बात है, तुम्हारा लंबा टिकेगा। आओ इधर पढ़ो। ये सब कलर वलर पता होता है ना तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी खुशहाल रहती है। हमें तो पता ही नहीं है ग्रीन है कि क्या है, ग्रीन ही बोलते हैं हम तो। क्यों? चलो इधर इधर वापस वापस, भटक जाते हो तुम भाई। इधर देखो जरा ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखो। ये वाले चारों एक ही प्लेन में हैं और ये वाले दोनों प्लेन से बाहर जा रहे हैं। तो जो बॉन्ड प्लेन से बाहर जा रहा है
वो बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लंबा होता है, बड़ा होता है। जो बॉन्ड लेंथ प्लेन में है वो छोटा होगा, और जो प्लेन से बाहर की तरफ निकल गया, क्या वो दूर की तरफ चला गया है प्लेन से बाहर? क्या वो प्लेन से बाहर दूर की तरफ निकल गया है? तो दूर निकल गया है तो क्या ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा? और जो सेम प्लेन में है क्या वो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा? है सारे बीएच बॉन्ड ही, ऑल बॉन्ड्स आर बीएच बॉन्ड्स, बट बीएच बॉन्ड्स दो तरह के हैं। एक बीएच बॉन्ड है जो प्लेन में है जो छोटा है, और एक बीएच बॉन्ड जो प्लेन से बाहर है वो बड़ा बॉन्ड लेंथ हो गया। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास फोर्थ पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ आपको देखना है तो ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। ब्रिज हाइड्रोजन हैज मोर बॉन्ड लेंथ देन टर्मिनल हाइड्रोजन। ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द टर्मिनल हाइड्रोजन, देन टर्मिनल हाइड्रोजन। सिंपल है। अच्छा, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन? क्या होता है? sp2 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड ही तो बन रहा है। ऐसा थोड़ी 4 इसके बन गए, ये बॉन्ड यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। एक ही बॉन्ड है बोरोन के पास, मतलब टोटल ये दोनों मिला के एक ही बॉन्ड है, तो बोरोन के पास टोटल 3 ही है। 3 का मतलब sp2। अगर sp2 है तो इस वाले बॉन्ड को क्या मैं 120 लिख सकता हूं? 120 लिख सकता हूं, अच्छी बात है। अब चूंकि ये बेटा बहुत ऊपर की तरफ निकल गया, जरा इसको फील करना, ये बॉन्ड्स, ये दोनों हाइड्रोजन जो है क्या वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे ऐसे? तो क्या ये वाला बॉन्ड लेंथ 120 से कम हो जाएगा, बहुत पतला सा हो जाएगा बॉन्ड। सिमिलरली नीचे की तरफ हाइड्रोजन ऐसे बना रहा होगा, तो यहां जो बॉन्ड बन रहा है क्या वो छोटा हो जाएगा 120 से? ये वाला जो बॉन्ड होता है वो 90 एग्जैक्टली 93 के आसपास होता है। ये वाला जो बॉन्ड्स होता है एग्जैक्टली 93। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए बड़ा बॉन्ड एंगल कहां है प्लेन के बाहर। ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला बड़ा बॉन्ड लेंथ है, और क्या ये वाला छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा? ठीक है, और इसका आपको वैल्यू छोड़ ही दो ना, वैल्यू क्यों पता लगे तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इसको लिख लो थीटा, इसको लिख लो बेटा आपके पास θ1, यहां पे लिख लो θ2, और इसको लिख लो θ3। 3 तरह के यहां पे एंगल होते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है बेटा 120 पाया जाता है θ1 का। उसके बाद ये वाला θ2 पाया जाता है, 93 या 97 के आसपास होता है, और 84 या 81 के आसपास θ3 होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल है जो याद करना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एग्जैक्टली याद कर लेना है, कोई इसमें इधर उधर। तो ऐसे याद रखना है कि बाहर वाला बॉन्ड सबसे बड़ा है, फिर ब्रिज वाला बॉन्ड है, और फिर अंदर वाला बॉन्ड है। बाहर, ब्रिज, अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करते थे, बीबीए। बाहर वाला बॉन्ड सबसे बड़ा है, फिर ब्रिज वाला आएगा, फिर अंदर वाला बॉन्ड आएगा, तो बीबीए से इसका याद हो जाएगा। उसके बाद इस बॉन्ड, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? जो ये फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है? वीक होगा ना, क्योंकि एक बॉन्ड 2 एटम में डिवाइड हो गया, कमजोर पड़ गया, तो ये हो गया बेटा फ्लक्चुएटिंग एंड वीक बॉन्ड्स। B2H6 में जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं फ्लक्चुएटिंग एंड वीक बॉन्ड। अच्छा, कौन सा बॉन्ड है ये, तो मतलब इसका नाम क्या है? बनाना बॉन्ड है ना, तो इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। और इसको ब्रिज बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, और ब्रिज बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तक नोट करो, फिर 4 और पॉइंट्स हैं। अब छोटे छोटे लाइंस हैं,
कंफ्यूज हो गए इसलिए मिटा दिया मैंने, बीबी याद ही कर लो। यहाँ पे ना change है शायद। आप लोग लिखो तब तक मैं इधर लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पॉइंट के फॉर्म में लिखिए। ये चेंज कर लीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट 2 और 3 में रिवर्स हो गया था, चेंज कर लीजिएगा। हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट 2 मोलिक्यूल आ गए ना, 2 मोलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी हो गया। आप मोलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन एक सेंटर का पढ़ते थे क्या? रिवर्स किया है, चेंज किया है। ये 97 नीचे है और 82 ऊपर है, ठीक है। थीटा 3 बड़ा होता है थीटा 2 से। 83 है, हाँ थीटा 2 इज 83, 97 83। हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड हो गया। हाँ, हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर देयर? गुड। तीन क्वेश्चन है, 8 9 10। हो गया।
13 पॉइंट है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। 7 तक हो गया है। 8वां पॉइंट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन क्या होगा। 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक जो बॉन्ड बन रहा है वो तो मोमेंटरली बॉन्ड बन रहा है, वो तो कोई परमानेंट बॉन्ड है नहीं, तो टोटल 3 ही बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाउ मेनी 3c2e बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? एक या दो? कैसे दो? एक ये वाला 3c2e दिख रहा होगा और ये सेम नीचे की तरफ भी तो 3c2e है, तो दो बनाना बॉन्ड्स बनते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक ये वाला बनाना बॉन्ड बना, दिस वन 3c2e, और नीचे की तरफ भी तो एक बनाना बॉन्ड है, दिस इज अगेन 3c2e। तो कितने 3c2e बॉन्ड्स बने हैं? दैट इज 2। कोई पूछा जाए कि कितने बनाना बॉन्ड बनते हैं? 2, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से। नेक्स्ट, कितने 2c2 इलेक्ट्रॉन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। क्या ये वाला बॉन्ड, इसमें कितने सेंटर हैं? 2, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2, इसको बोलते हैं 2c2e बॉन्ड। ये जो ब्रिज बॉन्ड है इसको बोलते हैं 3c2e, नीचे की तरफ भी ब्रिज है, इसको बोलते हैं 3c2e। बट जो सेम प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं ये सब 2c2e है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड्स हैं, ये सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड है। बनाना बॉन्ड में जो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, ऊपर की तरफ जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाले बॉन्ड्स दे आर 3c2e, ये वाले बॉन्ड्स 3c2e। इनके अलावा जितने भी हैं सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2c2e, ये वाले 2c2e, ये वाला 2c2e, ये वाला 2c2e, ये वाला 2c2e। तो कितने हो गए? 4 हो गए। जितने भी टर्मिनल हाइड्रोजन वाले हैं सब 2c2e वाले हैं, मतलब 4 हो गए। अब B2H6 प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? B2H6 प्लेन से बाहर चला गया ना दोनों हाइड्रोजन, तो नॉन प्लेनर हो गया, तो इट इज नॉन प्लेनर। ये वाला सही है, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर हो गया। अब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है, लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या बेटा बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि ये BH बॉन्ड का जो दोनों बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, क्या उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो जाएगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली यहां मूव कर रहा है, क्या उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो मूव कर रहा होगा? तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से, लेकिन उसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट किया है। वैकेंट ऑर्बिटल का भी रोल है। जेई का क्वेश्चन है कि क्या बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड का रोल है ना? 3 सिग्मा बॉन्ड का भी है, एंड ये वैकेंट ऑर्बिटल भी तो मोमेंटरली कुछ कुछ ले रहा होगा, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल का कोई रोल तो होता नहीं, जैसे पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल का भी कोई रोल नहीं होता है। तो बस इसको याद कर लेना है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन भी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है B2H6 मॉलिक्यूल। अच्छा, ओवरऑल बताओ ये स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल हो गया? अनस्टेबल ही रहा, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है, मोमेंटरली इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है। तो बोरोन इज ओवरऑल अनस्टेबल, थोड़ी पार्शियल टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इट हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट ही इसको बोलेंगे, और ड्यू टू मोमेंटरली कुछ टाइम के लिए होता है, तो इसको भी याद करेंगे 13 नंबर पॉइंट। इसके बाहर एनसीईआरटी में नहीं है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले स्टेबल मान के चलोगे, अनस्टेबल मान के चलोगे? अनस्टेबल। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्टेट कंप्लीट दिखते हैं, होते नहीं है। लगेगा B2H6 में डाइमर बन गया, सिर्फ 4-4 बॉन्ड बन तो रहा है, स्टेबल हो रहा होगा ना? थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो रहा था, ये मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, इसलिए इसको अनस्टेबल मानेंगे। अब यहां पे 3 रिएक्शन है, पहले ये लिख लीजिए, फिर तीनों रिएक्शन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, ये जो पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 13 आपको बार बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, इसलिए एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा, जैसे दिखे सही है। करें नेक्स्ट पॉइंट। चलो, जैसे मान लो आपके पास पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है वो है B2H6 प्लस ट्वाइस ऑफ N Me थ्राइस। एक ये रिएक्शन है,
दूसरा रिएक्शन नंबर 2, B2H6 में हम रिएक्शन कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ CO मॉलिक्यूल के साथ, तब क्या रिएक्शन होगा? 3 टाइम्स B2H6 हमने किया और हमारे पास 6 टाइम्स अमोनिया मॉलिक्यूल लिया, तब क्या रिएक्शन होगा? छुपा रुस्तम रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पे पढ़ना है। पहले सोच लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, आराम से सोच लीजिए क्या हो सकता है। अभी जो पढ़ा है बस उसी पे बेस्ड है, जो पढ़ा है वही इस्तेमाल करेंगे, सोच लीजिए फिर भी। आइए ये तीनों रिएक्शन को पढ़ते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अभी मैंने बताया B2H6 स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है तो क्या ये टूट जाएगा? और टूट जाएगा तो दिमाग में बनाना, क्या ये 2 BH3 मॉलिक्यूल बना देगा टूट के? भाई डाइमर तो बना नहीं रहेगा, डाइमर टूट जाएगा, BH3 बन जाएगा। अब देखो यहां पे 2 BH3 पड़ा हुआ है और सामने क्या पड़ा हुआ है? 2 बेस पड़ा हुआ है बेटा, NME थ्राइस। आप NH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पे बेटा बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? और क्या यहां पे डोनर है? क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? तो इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। तो देखो NME थ्राइस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया होगा, NME थ्राइस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया होगा किसके साथ? बोरोन के साथ, BH3 के साथ। और टोटल ये 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका टूट के 2 मॉलिक्यूल बनेगा, डोनर भी 2 मॉलिक्यूल है। तो देखो यहां पे ये एक्सेप्टर पड़ा हुआ है और यहां पे ये डोनर पड़ा हुआ है, आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना लिया। सिंपल है। B2H6 देखते ही अनस्टेबल फील होगा, अनस्टेबल का मतलब वो टूट जाएगा, टूटते ही आपको रिएक्शन दिख रहा है डोनर एक्सेप्टर का। लुईस थ्योरी में मैंने CO का स्ट्रक्चर बनवाया था, वापस बनवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। CO का लुईस थ्योरी में कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास क्या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। लेकिन कार्बन से पूछो, ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, कार्बन से पूछो, क्या कार्बन के पास तो 4 था, बॉन्ड बना के 6 हो गया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए क्या ये डोनेट कर देता है? तो देखोगे CO के लिए बॉन्ड ऐसे बनता है, तीसरा बॉन्ड बेटा CO में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के पास भी एक बचा रह गया, कार्बन के पास एक पहले से था। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। क्या आपके पास यही होगा? डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, क्या यही होगा? अब देखो ध्यान से, B2H6 देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा? क्या ये अनस्टेबल है? अनस्टेबल है तो टूटेगा, टूटेगा तो क्या टूट के 2 BH3 बना लेगा? बहुत सिंपल। और मेरे पास 2 BH3 के सामने कौन बना हुआ है? 2 CO। और CO में क्या कार्बन डोनेट कर सकता है? कार्बन पे माइनस है, CO में कार्बन पे माइनस पड़ा हुआ है, क्या कार्बन डोनेट कर सकता है? तो क्या 2 एक्सेप्टर हैं और 2 डोनर पड़ा हुआ है, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो आपके पास जो 2 CO है, CO वो डोनेट कर देगा आपके BH3 में, और आपके पास यही प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, सिंपल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। रिएक्शन नंबर 3 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे 3 मोल B2H6 है, तो जब सारे के सारे टूट जाएंगे तो क्या 6 मोल BH3 बनाएंगे? एक B2H6 में 2 BH3 होता है, 3 B2H6 में 6 BH3 हो गया। अब 6 BH3 के सामने क्या बेटे 6 अमोनिया पड़ा हुआ है, और 6 अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा? जरा बोर्ड पे ध्यान से, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा? अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया 6 के 6, तो ध्यान रखना ये बेटा कुछ इस तरह से बनता है, B3N3H6। इसको कुछ बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको बोला जाता है बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसे बना? अभी 1 सेकंड रुकना, समझ में आ जाएगा। B3N3H6 का स्ट्रक्चर देख लो। बेंजीन तो आप देखे होंगे कार्बन कार्बन वाला, ऑर्गेनिक में आपने कार्बन और कार्बन के 6 मेंबर्ड की रिंग देखी होगी आराम से, और वहां पे आपको ऑर्गेनिक बेंजीन उसको बोल दिया जाता है। B3N3, तो देखो B3 आ चुका है, N3 आ चुका है, H6 का मतलब बेटा 6 हाइड्रोजन लगे होंगे, वहां पे C6H6 होता है, यहां पे B3N3H6 है।
नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या बेटा लोन पेयर होता है उसके पास? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर होता है। अगर बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? क्या यहां भी बेटे डोनर और एक्सेप्टर दिख गया? और अगर डोनर और एक्सेप्टर दिखा तो क्या डोनर ने एक्सेप्टर को डोनेट कर देगा? और डोनर अगर एक्सेप्टर को डोनेट करेगा तो बेटा आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। देखो मान लो डोनर ने एक्सेप्टर ऐसे डोनेट कर दिया, फिर इसने ऐसे डोनेट कर दिया, फिर इसने ऐसे डोनेट कर दिया। यही हुआ होगा। 6 के 6 आपके पास हाइड्रोजन थे, 6 के 6 हाइड्रोजन रहेंगे। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो B3N3H6 को कि डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दो, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लगा दो, तो डोनर पे प्लस, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। और यहां पे बेटा आपके पास पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा और 6 हाइड्रोजन थे एज इट इज रहेगा। बना लीजिए इसको P3N3H6 का। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी भी मैच द कॉलम किसी भी तरह से आराम से आएगा, क्योंकि यही 3 रिएक्शन एनसीईआरटी में, इसके अलावा है भी नहीं। बस इसमें इतना दिमाग लगाना है कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो अनस्टेबल होते हैं, वो टूटेगा और टूटते ही एक्सेप्टर हो गया। और सामने अगर डोनर पड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टूटते ही एक्सेप्टर हुआ, सामने डोनर पड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी एक्सेप्टर है, सामने डोनर पड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस करना है तो इसको होल ट्वाइस लिख दीजिए। ये पार्ट जनरली केमिकल बॉन्डिंग में स्किप कर देते हैं लोग, बट आप यहां से पढ़ के चलिए तो पी ब्लॉक में थोड़ा सा राहत मिलेगा। अदरवाइज पी ब्लॉक जैसे स्टार्ट होता है, अब लिखेंगे बनाना बॉन्ड इन B2Cl6, B2H6 हो गया, B2Cl6 लिखते हैं। हो गया? हमारा इस बार पूरा सिलेबस का टेस्ट है क्या? स्टार्ट। चलो लिखो बैक बॉन्ड या बनाना बॉन्ड इन B2Cl6, बैक बॉन्ड या बनाना बॉन्ड इन B2Cl6, सॉरी व्हाट बैक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड इन B2Cl6, बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड, जो भी लिखना चाहो आप लिख। अब B2Cl6 में आपको यही सारे पॉइंट्स को समझना है जो अपन ने अभी देखा है।
थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सब सेम है। देखो B2Cl6 जैसे ही आया, बनाना बॉन्ड का नाम जैसे ही आया, तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाइमर से बन रहा होगा, क्योंकि बनाना बॉन्ड इज ऑल अबाउट डाइमराइजेशन। बनाना बॉन्ड क्या है, डाइमराइज हो रहा है, दो मॉलिक्यूल मिलकर स्टेबिलिटी आ रहा है। अब इसको एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, क्या BCl3 बन जाएगा? BCl3 होल ट्वाइस लिख सकते हैं। अब मैं यहां पे BCl3 बना रहा हूं, तो पहला मॉलिक्यूल मैंने BCl3 का बना दिया, अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बनाना बॉन्ड का मतलब डाइमर, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल यहां पे बना दीजिए। BCl3 का दूसरा मॉलिक्यूल भी मैंने बना दिया। अब जैसे BCl3 के दो मॉलिक्यूल आए, दोनों के पास देखो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल अनस्टेबल, ऑक्टेट इनकंप्लीट ऑक्टेट इनकंप्लीट, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस बार सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, आराम से डोनेट हो जाएगा। सिमिलरली सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, डोनेट हो जाएगा। इसके पहले वाले केस में लोन पेयर नहीं था, तो बॉन्ड पेयर मजबूरी में डोनेट हुआ। इसके पहले वाले केस में लोन पेयर नहीं था सराउंडिंग एटम के पास, बॉन्ड पेयर मजबूरी में डोनेट हुआ। यहां पे बेटा आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है, आसानी से बेटा लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको ऐसे भी लिखा गया है बुक्स में बेटा, BCl3 ऐसे बनाया गया है, और यहां पे बेटे इसको एक नया बॉन्ड से दिखाया गया है। नया बॉन्ड क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बेटा बनता है B2Cl6 में। B2H6 में डॉटेड से दिखाया गया क्योंकि नया बॉन्ड वहां नहीं बन रहा है, वही बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन B2Cl6 में नया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसलिए उसको ऐसे दिखाते हैं। इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है कि बोरोन, दोनों बोरोन प्लेन में है, चारों क्लोरीन साइड साइड में ऐसे एक ही प्लेन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो ब्रिज वाले हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लेन से बाहर निकल गया, वैसे ही बेटा ये भी प्लेन से बाहर निकल गया। Cl भी प्लेन से ऊपर और Cl भी प्लेन से नीचे, दोनों Cl प्लेन से नीचे हो गया। क्या यहां पे मैं बोल दूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? क्या इस बार 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ रहा है क्या? क्योंकि जो बनाना बन रहा है, जो बनाना बन रहा है, इस बार इस बनाने के अंदर क्या 3 बॉन्ड है, सॉरी 3 एटम है। 3 एटम का मतलब 3 सेंटर, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना रहा है। क्या नया जो बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 और 2 4 आ गया, तो इट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छी बात है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होने के बाद कह रहा है हाउ मेनी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो यहां पे आ जाएगा देयर आर 2 3C4E बॉन्ड्स, 2 3C4E बॉन्ड्स। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 2C2E बॉन्ड कितने हैं? 4 है यहां भी, ये वाला और ये वाला तो 3C4E हो गया बनाना वाला, लेकिन रिमेनिंग तो 2C2E होता है। ये और ये रिमेनिंग वाले टर्मिनल वाले तो 2C2E होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए कि 3C4E बॉन्ड्स तो आपके पास हो गए 4, और 2C2E हो, सॉरी 2, और ये हो गया 4 तीसरा। अब आ जाओ यहां पे, परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या मोमेंटरली? परमानेंटली कंप्लीट हो रहा है, तो लिख लो परमानेंटली बेटा इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, परमानेंटली आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अगर परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या मैं इसको ऑक्टेट स्टेबल बोलूं या अनस्टेबल बोलूं? तो 3C4E जितने भी होंगे वो सब के सब स्टेबल होंगे, क्योंकि परमानेंट, ये नहीं टूटेगा। जैसे B2H6 टूट गया था BH3 में, ये नहीं टूटेगा, ये परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका है। तो दिस इज ए स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल मॉलिक्यूल, परमानेंटली बेटा आपके पास हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या क्या लिखा था हमने यहां पे? मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितने हैं? सेम ही होगा, जितना वहां था मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन आपके पास हो जाएगा 6। अच्छा, मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन हो गया 6। आउट ऑफ द प्लेन कितने गए? 2 आ गए। एटम आउट ऑफ प्लेन अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएंगे 2, सिंपल का। मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन दैट इज 6, एटम आउट ऑफ द प्लेन दैट इज 2, सिंपल हो गया। और क्या लिखा था इधर? बॉन्ड एंगल थीटा, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, ठीक है।
यहां भी जो ब्रिज बॉन्ड होने वाला है, यहां भी जो ब्रिज बॉन्ड होगा वो क्या बड़ा ही होगा। बॉन्ड लेंथ हमेशा ही, चाहे 3C2E हो, चाहे पे 3C4E हो, ब्रिज बॉन्ड लेंथ बेटा हमेशा बड़ा होता है। ब्रिज बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल बॉन्ड लेंथ। ब्रिज बॉन्ड लेंथ हमेशा ही बेटा ग्रेटर होता है देन टर्मिनल बॉन्ड। Bridge bond length is always greater than terminal bond length. अब यहां पे जो आप थीटा देखेंगे ना, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। यहां का थीटा किसी को आइडिया है? यहां का जो थीटा होगा वो B2H6 से स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहां का जो थीटा होता है वो बाहर वाला बड़ा होता है, ये वाला फिर सेकंड नंबर पे होता है, ये वाला थर्ड नंबर पे होता है। B2H6 में क्या था? बाहर वाला, फिर θ3 और फिर θ2 था। यहां पे स्लाइटली डिफरेंट बॉन्ड एंगल होता है, याद ही करना है, इट इज एक्सपेरिमेंटल। ये वाला पॉइंट में ज्यादा समझना नहीं। θ1 फिर θ2 और फिर θ3। ये एंगल्स जो है ना एनसीईआरटी के जब जब नए नए वर्जन आए उनमें चेंज दिखाया गया है, तो याद रखिएगा नए वर्जन के हिसाब से यही है। θ1 θ2 θ3, ये बेटा आपको याद ही करना है। बॉन्ड लेंथ आपने हो गया, बॉन्ड एंगल आपका हो गया। नेक्स्ट, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? हां, इस बार बेटे नए बॉन्ड बन चुका है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया है, इसलिए बेटा sp3। बहुत बढ़िया, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। कितने 3C2E तो लिख ही दिया है। कितने टर्मिनल सीएल हैं, कितने ब्रिजिंग सीएल हैं? टर्मिनल सीएल बेटा आपके पास 4 हो जाएंगे, टर्मिनल क्लोरीन आपके पास 4 हो जाएंगे, और ब्रिज सीएल जो हो जाएंगे वो आपके पास 2 हो जाएंगे। बस इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं। आपका टेस्ट 2 बजे से होता है 10 बजे से? जगह रहते हो तब तक तुम लोग? छुट्टियों में तो तुम सोते ही होगे। नहीं सोते हो ऐसा तो मान ही नहीं सकता मैं। हाँ, दिन के 2 बजे हो तो रात के 2 बजे तुम टेस्ट देने आओगे? कैसे लोग हैं यार, कह रहे हैं दिन के 2 बजे। हो गया जल्दी भाई। Draw dimer of AlCl3 and draw dimer of ICl3. दो क्वेश्चन है, ड्रॉ डाइमर ऑफ AlCl3 एंड ड्रॉ डाइमर ऑफ ICl3। चलो करें आगे, डाइमर ऑफ AlCl3। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी के ऊपर बेस्ड, ड्रॉ डाइमर ऑफ AlCl3। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ डाइमर ऑफ ICl3। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, शांत, इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। AlCl3 का डाइमर और ICl3 का डाइमर, क्या ये BCl3 का ही तो बड़ा भाई है? BCl3 का ही तो एल्युमिनियम उसके अगला वाला है, तो जैसे BCl3 में किया था वैसे ही बेटा AlCl3 में कर लेंगे। यहां कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन?
क्योंकि सराउंडिंग एटम के पास बेटा लोन पेयर है, तो क्या ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? सराउंडिंग एटम के पास बेटे लोन पेयर है, तो क्या ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? दिस इज 3C4E, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहां पे बस एक ही लॉजिक के लिए मैं बताया हूं क्यों यहां पे भी बेटा एंगल पूछा जाता है θ1, यहां पे बेटा आपको बना देता हूं θ2 और ये वाला θ3। बस एंगल आपसे पूछा जाता है, बनेगा तो यहां पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही, ठीक है। एंगल θ1 जो आपका BCl3 वाला एंगल था, वही वाला एंगल हो जाएगा θ1, θ2, θ। जो BCl3 वाला एंगल था वही यहां पे हो जाएगा। BH3 वाला एंगल वाज डिफरेंट। BCl3 वाला एंगल और AlCl3 सेम है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का एंगल सेम है। ICl3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ICl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एम्स में आया हुआ है और जेई एडवांस में आया है और NCERT एग्जाम्पलर में, तो नीट में भी पूरी पूरी संभावना है, जिस समय उसका दिमाग भड़क जाएगा पूछ लेगा, है ना। ICl3 की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है क्या? पहले बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड sp3 से, पहले 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 से, क्या वो sp3 की तरफ चला गया है? बढ़िया। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ICl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। गधों, ICl2 का निकाल लो भाई, sp3d आ रहा होगा, है ना, sp3d आ रहा होगा ICl3। अब कैसे करोगे? अभी तक तो आप sp2 का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, डाइमराइजेशन कर रहे थे, अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सब sp2 थे। देखो sp2 से sp3 बना रहे हो, sp2 से sp3 बना रहे हो, सारे sp2 से sp3 बना रहे थे। B2H6 में तो खैर sp2 ही रह गया, बट आप यहां पे आइए, ये तो sp3d है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर इसका डाइमराइजेशन कैसे करोगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, बोर्ड पे देखना। ये कौन सा शेप होता है बेटा? ICl3 है ना, ICl2 क्यों बनाया फिर? ICl3 में बेटा sp3d आएगा, तो यहां पे बेटे Cl 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 डालिए। लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर रखते हैं, पढ़ाया हुआ है बेंड्स रूल, और ये हो गया आपके पास ICl3 sp3d, ठीक है। और आपको टी शेप आता होगा ये, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ICl3 डाइमर बनाता है, अभी समझाऊंगा क्यों बनाता है, क्योंकि ये तो देखो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट क्या है, इनफैक्ट ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया इसके पास, ये तो हाइपर वैलेंट है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि हाइपोवैलेंट वाले में डाइमराइजेशन होगा, हाइपोवैलेंट वाले में बैक बॉन्ड होगा, बट ये तो इसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर क्यों कर रहा है बनाने के बाद पता चलेगा। चलिए इसका ICl3 का ना बनाते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन, ओ डाइमर। ICl3 में एक क्लोरीन यहां और तीसरा क्लोरीन को यहां डालते हैं। दूसरा ICl3 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक क्लोरीन यहां और तीसरा क्लोरीन को यहां डालते हैं। क्या क्लोरीन के पास बेटे लोन पेयर है 3? हां। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है 3? हां। अगर लोन पेयर है तो बेटा ये देखो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, अगर ये लोन पेयर है तो देखो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 3 क्लोरीन है, बाकी के 2 लोन पेयर कहां गए? भाई इसके में 3 क्लोरीन है, 2 लोन पेयर भी तो था, तो दोनों लोन पेयर बेटा ऐसे एक प्लेन से ऊपर की तरफ होता है और ऐसे एक प्लेन से नीचे की तरफ चला जाता है। सिमिलरली यहां भी दोनों एक प्लेन से ऊपर की तरफ चला गया और एक प्लेन से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ICl3 में क्या बेटा ये लोन पेयर इधर रिपल्सन करेगा बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर नीचे की तरफ दबाएगा। सिमिलरली ये वाला लोन पेयर क्या उतना ही फोर्स से ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, ये लोन पेयर नीचे की तरफ प्रेस करेगा और ये लोन पेयर ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, तो I2Cl6 जो होता है ना वो प्लेनर हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ICl3 मॉलिक्यूल, अब जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन प्लेन से बाहर चला जाएगा, है ना। ICl3 के स्पेशल केस है जहां पे चूंकि लोन पेयर है इसके पास, तो ऊपर वाला लोन पेयर क्या Cl वाले बॉन्ड को बेटा धक्का मारेगा नीचे की तरफ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, और नीचे वाला लोन पेयर क्या इस ICl बॉन्ड को ऊपर की तरफ दबाएगा, तो वो नीचे दबा रहा है ये ऊपर दबा रहा है, क्या बेटा वो फाइनली प्लेनर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला लोन पेयर भी वो नीचे दबा रहा है ये ऊपर दबा रहा है, क्या फाइनली प्लेनर हो जाएगा।
तो I2Cl6 मोलिक्यूल कंप्लीटली प्लेनर होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से लोन पेयर अपना रिपल्सन लगा रहा है, नीचे से रिपल्सन लगा रहा है, और रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से क्या ऊपर का रिपल्सन और नीचे का रिपल्सन बराबर हो गया तो क्या वो प्लेनर हो जाएगा? तो I2Cl6 मोलिक्यूल प्लेनर हो जाते हैं। जो जेई में और एम्स में सेम क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी एटम्स लाई इन सेम प्लेन इन I2Cl6? सारे। हाउ मेनी एटम्स लाई इन सेम प्लेन इन I2Cl6? ऑल। क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन से बाहर गया ही नहीं है। प्लेन से बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि इस सीएल को बेटा ये लोन पेयर ने दबा के प्लेन में कर दिया। ये सीएल बाहर जाना चाह रहा था, बट ये नीचे वाला लोन पेयर दबा के प्लेन में कर दिया। तो दोनों तरफ से बेटा ऊपर वाला लोन पेयर भी रिपल्सन कर रहा है, नीचे वाला लोन पेयर भी रिपल्सन कर रहा है, फाइनली बराबर। सिमिलरली इस वाले आयोडीन के साथ भी सेम होगा। तो I2Cl6 स्पेशल केस है जहां पे बेटे ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं एंड all atoms are in same plane. आंसर होता है बेटा 8। हाउ मेनी एटम्स आर इन सेम प्लेन? 8। ऑल एटम्स यानी कि 8। 8 एटम्स होते हैं जो सेम प्लेन में पाए जाते हैं। जनरली ए ऑप्शन में लिखा होता है 6, क्योंकि हमें आदत होता है ना AlCl3 वाला 6 एटम देखने का। I2Cl6 एक स्पेशल केस है। अच्छा, अब दिमाग में दौड़ाओ, ये हाइपर वैलेंट होते हुए भी डाइमर क्यों किया? क्या क्या? ICl3 था, डाइमर बनाया I2Cl6, 2 मोलिक्यूल हो गया। हाँ, हाँ, मतलब हाइपो बना रहा है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि इसके पास ऑक्टेट की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और हाइपर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्यों ले रहा है? वाई डाइमर क्यों बना रहा है? उसके पास तो इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट ऑक्टेट से ज्यादा है। कोई देखो यहां पे, देखो जैसे ही आप प्लेन से बाहर ये क्यों जा रहा है? वाई सीएल मोलिक्यूल प्लेन से बाहर जा रहा है। यहां भी ये सीएल प्लेन से बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि रिपल्सन हो रहा था प्लेन में। बेटा प्लेन में रहेगा, पास पास आएंगे, रिपल्सन होगा। तो देखो ये एल, मान लो ये एल्युमिनियम का बता रहा हूं, एक एल यहां, एक एल यहां है। अगर सेम प्लेन में ही दोनों सीएल को रख देंगे तो क्या रिपल्सन होगा? तो सीएल रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन से बाहर चला जाता है। उसी तरह दूसरा वाला सीएल भी रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन से बाहर चला जाता है। बाकी सब प्लेन में है, बट वो बीच वाले सीएल रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन से बाहर चले जाते हैं। यहां पे प्लेन से बाहर जाने पे उल्टा रिपल्सन लग रहा है। अगर सीएल प्लेन से बाहर गया तो लोन पेयर उसको रिपल्सन कर रहा है। इस वजह से बेटा ये डाइमर बना के प्लेन में आता है। जैसे ये प्लेन से बाहर जाएगा, इसको रिपल्सन मिलने लगा, वापस से बेटा ये वापस से प्लेन में चला आएगा। क्यों? प्लेन के बाहर इसको ऑल रिपल्सन मिल रहा है। वाई I2Cl6 हाइपरवैलेंट होने के बाद डाइमर बना रहा है? क्योंकि जैसे ही डाइमर बना के प्लेन से बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर इसको और ज्यादा रिपल्सन मिल रहा है, इसलिए वापस प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर होने के लिए डाइमर बना रहा है, रिपल्सन कम करने के लिए डाइमर बना रहा है। तो I2Cl6 का डाइमर बनने का रीजन अलग है। I2Cl6 स्टेबिलिटी के लिए डाइमर नहीं बना रहा। I2Cl6 प्लेनर होने के लिए डाइमर बना रहा है। I2Cl6 प्लेनर होगा, रिपल्सन कम होगा, क्योंकि जैसे ही प्लेन से बाहर जाएगा क्या वहां पे रिपल्सन होने लगेगा। लिख लीजिए। ICl3 में क्यों नहीं रिपल्सन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ICl3 में रिपल्सन हो रहा है, लोन पे रिपल्सन हो रहा है। ये टी शेप बेटा बेंट टी शेप हो जाता है। बनाते हैं ऑलवेज ICl3 जैसे जितने भी ये टी शेप वाले हैं सारे बनाते हैं। अगर आप ICl3 के बजाय IBr3 ले लो, वो भी करेगा, है ना। ClF3 ले लो, वो भी करेगा। जितने भी इस शेप के आ जाएंगे sp3 वाले सारे डाइमर बनाएंगे। बट मैं ICl3 ही क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यही एनसीईआरटी में, दिस एग्जांपल इज ओनली गिवन इन एनसीईआरटी। इसको रट लेना है I2Cl6 को। इसका ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आया है। अब लिखो डाइमर ऑफ BeH2, डाइमर ऑफ BeH2। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, फिर करेंगे डाइमर ऑफ BeH2। अरे यार, मेरा क्लास शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इतनी छोटी क्लास क्यों है हमारी? क्या? 3 बजे स्टार्ट होता है यार।
तुम्हारी क्लास को पहले होना चाहिए था। हाँ, पहला सुनाई नहीं दिया। पहले प्लेनर कहां है? ट्राइगोनल है, बाई पिरामिड है, प्लेन से बाहर, प्लेन से बाहर। ट्राइगोनल बाई पिरामिड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। नॉन प्लेनर रिपल्सन लग रहा है इस पे, और रिपल्सन को कम करने के लिए बेटा प्लेनर बना है। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। बाई पिरामिड है ना, प्लेन से बाहर निकल गया, प्लेन से बाहर निकल गया। कोई और भी डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लेना बाहर। चल हाँ, स्टेबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। रीजन समझो, एक ही आयोडीन एटम पे दो दो लोन पे रिपल्सन कर रहा है। एक ही आयोडीन एटम पे पास पास है लोन पे रिपल्सन कर रहा है, लेकिन जैसे ही डाइमर बनाएगा क्या लोन पेयर अपोजिट साइड आ गए। यहां लोन पेयर पास पास आ गए 120 डिग्री पे हैं, और यहां 180 डिग्री पे लोन पेयर आ गया, तो फिर रिपल्सन कम हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके पास डाइमर ऑफ BeH2। डाइमर ऑफ BeH2। BeH2 आपके पास ये स्पेशल केस है भाई, देखिएगा। BeH2 का डाइमर बनाएंगे और फिर BeCl2 का भी बनाएंगे, डाइमर पॉलीमर सब बनाएंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखना, BeH2 में क्या इसके पास दो ही बॉन्ड है और क्या इसके पास चार ही इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के पास दो ही बॉन्ड है, चार ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 8 बनाना चाहेगा, ऑक्टेट बनाना चाहेगा, तो क्या होता है, डाइमर बनाएगा, कोशिश करेगा। देखो भाई, इसने क्या किया, डाइमर बनाया, अपने बॉन्ड को ऊपर किया, दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाया, और देखो BeH2 ऐसा बना लिया। BeH2 ऐसा बनाया। दोनों बेरिलियम अभी अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों के पास चार चार इलेक्ट्रॉन ही है। अब क्या करेगा, खोजेगा लोन पेयर है क्या किसी के पास? नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर बॉन्ड पेयर को बोलेगा बॉन्ड पेयर डोनेट कर दो। क्या अब ये BH3 जैसा हो गया, बॉन्ड पेयर फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड्स? तो यहां पे ये फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड्स BH3 टाइप का हुआ। लेकिन आप देखोगे तो डाइमर बनाने के बाद भी ये अनस्टेबल ही रह रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 और मिल गया तो 6 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हुआ ना। पहले 4 ही था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट के पास चला गया। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बट ऑक्टेट के पास तो चला गया है। तो BeH2 बेटा इस तरह से बॉन्ड आपके पास बनता है। दोनों के हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पेयर, जैसे BH3 में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड से कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां एंड सो ऑन। बट डाइमर बनाने में 4 से 6 हुआ, ऑक्टेट तो अभी भी इनकम्प्लीट है। 4 से 6 हो गया, ऑक्टेट तो अभी भी इनकम्प्लीट है। अच्छा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? भाई जब भी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर ना हो, आंख बंद करके बोल देना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल हो गया। अच्छा, एक प्लेन में कितने एटम है? 2 या 4 या 6? दो या 4 या 6? 4 होगा ना, तो जिसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है भाई? ये तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, वो तो प्लेन से बाहर जाएगा ही जाएगा। ये तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जाएगा ही जाएगा। नोट, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? तो मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन, मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितना हो जाएगा? 4। 2 बेरिलियम और 2 हाइड्रोजन। और एटम आउट ऑफ द प्लेन कितना चला गया? 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन चला गया, 6, सॉरी 2 टोटल हो गया आपके पास 6। अच्छा, लेकिन इसके पास 4 से 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, स्टेबिलिटी तो आई नहीं। तो ये क्या करता है, पॉलीमर बनाता है। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, डाइमर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या करता है, फर्दर पॉलीमर बनाता है। तो अब पॉलीमर कैसे बनाएगा, बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। BeH2 को मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं। एक भी पॉलीमर का मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ गया, मतलब 2 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए। तो BeH2 के मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, यहां पे फिर से BeH2 का तीसरा मॉलिक्यूल लिया, BeH2 का बेटे चौथा मॉलिक्यूल। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिया, और ऐसा डॉट 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 आता रहेगा, इधर भी डॉट 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 आता रहेगा। पॉलीमर में इनफाइनाइट तक मॉलिक्यूल लेते रहते हैं। अब देखो, हर बेरिलियम के पास क्या 4-4 इलेक्ट्रॉन ही है? अब 4-4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ध्यान दीजिए, इस बेरिलियम की बात करते हैं।
तो ये अपने सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने लगा है। सिमिलरली हर बेरिलियम यही करेगा, अपने पीछे वाले बॉन्ड पेयर से भी लेगा और अपने आगे वाले बॉन्ड पेयर से भी लेगा, अपने पीछे वाले बॉन्ड पेयर से भी लेगा और अपने आगे वाले से भी लेगा। इस तरह से बेटा ये क्या आप सारे के सारे स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम, सारे के सारे स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम। अब बेरिलियम के पास देखोगे इन पॉलीमर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बेरिलियम मॉलिक्यूल्स में चूंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए, तो डाइमर में तो 2 ही मिलेगा, पॉलीमर बना के और 4 मिलता है, तो BeH2 पॉलीमर बना के स्टेबल होता है, ना कि डाइमर। BeH2 पॉलीमर बना के स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, BeH2 मिक्स पॉलीमर। अच्छी बात है, BeH2 पॉलीमर बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, है ना। यहां भी बेटा जब पॉलीमर भी होगा तब भी बेटे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तब भी बेटा ये फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड ही है, तब भी अनस्टेबल बॉन्ड ही है। तो BeH2 बेटा पॉलीमर बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड है, अनस्टेबल बॉन्ड है। ये हो गया BeH2 का। सेम एक होमवर्क रहेगा BeCl2 का। BeCl2 पहले ये बनाएंगे फिर वो बनाएंगे। दैट्स इट। ये हो गया आपका बैक बनाना बॉन्ड। बेसिकली बैक बॉन्ड और बनाना बॉन्ड आपका फिनिश हुआ, बॉन्ड फिर भी रह गया। तो बॉन्ड पैरामीटर और डाइपोल अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।